हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो टॉपिक बताओ मुझे आज का। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद क्या टॉपिक है? All word problems related to the concept of mass and weight. मास एंड वेट से रिलेटेड, ठीक है। ओके, सो मास और वेट से रिलेटेड जो फॉर्मूला था जो कि रिलेट करता है मास और वेट को, इट इज़ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। ये फॉर्मूला है जो कि मास और वेट को आपस में रिलेट करता है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है वो हम मास और वेट दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द मास, सॉरी, कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the surface of the moon calculate the weight of an object on the surface of the moon if its mass is 5 kilogram, whereas the gravitational acceleration on the surface of the moon is equals to 1.6 meters per second square। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। मास के डिफरेंसेस, मास वेट के डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था कि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट होगा। सो अगर हम ये जी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, अगर हम अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारे पास जो वेट आएगा ऑब्जेक्ट का, इट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर मैं यहाँ जी की वैल्यू जो है वो मून की वैल्यू लिखता हूँ, तो मेरे पास जो यहाँ आंसर आएगा वेट का वो आएगा इक्वल्स टू मून। बात समझ आइए? Yes, sir. सो अगर मुझे जो है वो मून के ऊपर वेट कैलकुलेट करना है, लेट्स से डब्ल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून, सो इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ मून। सो वेट अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम, और मून के सरफेस पे उस बॉडी की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू 1.6। तो वेट मुझे बताओ मून के सरफेस पे क्या आएगा? 8 kg meter per second square. 8 kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन शॉर्ट हम इसको जस्ट 8 न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मुझे इस बॉडी का वेट निकालते हैं हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सेम फार्मूला यूज करते हैं। तो वेट अगर हम अर्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी अर्थ की हो जाएगी। सो वेट ऑन अर्थ विल बी इक्वल्स टू मास दैट इज 5, और अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 10 meter per second square. 10 meter per second square. So 5 into 10 will become, weight on earth is 50 newtons। क्लियर ये बात? हाँ. तो इस तरह से एक सेम फॉर्मूला है, इस सेम फॉर्मूले को यूज करके जो है वो मास और वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है कि मास जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और वो हर प्लेस पे, हर पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की यूज करें तो वेट हमारा अर्थ का आएगा। अगर हम मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करते हैं फॉर्मूले में, तो हमारा जो वेट है वो मून आएगा। तो मैं मीन्स जिस सरफेस की हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करेंगे, उस सरफेस के लिए हमारे पास उस बॉडी का वेट आ जाएगा। इससे ये भी हमें पता चला कि पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग जगह पे जो है वो वेट की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं, जबकि मास जो है वो हर बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। Okay, sir.
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताओ मुझे। Drive the expressions for the tension and acceleration in a string during motion of bodies connected by a string and passing over frictionless pulley. ओके, सो इस टॉपिक के अंदर जो है हमें दो डेरिवेशंस परफॉर्म करनी है, और उन दोनों डेरिवेशंस के अंदर हम जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करेंगे, और दोनों जो हमारे सिस्टम होंगे, दोनों सिस्टम के अंदर जो मेन डिफरेंस है, हमारा जो प्रोसेस होगा डेरिवेशन करने का दोनों केसेस में वो सेम होगा, और जो मेन डिफरेंस है वो मैं साथ साथ इन दोनों केसेस के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो हम फर्स्ट केस देखते हैं, इसे हम कहते हैं केस 1। अच्छा, केस 1 में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, और इस फ्रिक्शनलेस पुली से मैंने जो है वो एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से टाई कर दिया। सो ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, और इसी तरह से एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर इस तरह इस ऑब्जेक्ट के साथ टाई कर लिया। सो दोनों ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी। सो इसको हमने नाम दे दिया, इट इज ऑब्जेक्ट ए, या और ये हमारी हो गई बॉडी बी। और ये हमारे पास जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली है, जिसके थ्रू जो है वो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, और दोनों इस स्ट्रिंग के जो दोनों एंड्स हैं वो इन दोनों बॉडीज के साथ जो है वो टाइट हुए हैं। जहां तक बात समझ आ गई? हाँ। ओके, सब कुछ चीजें इसके ऊपर मार्क कर देते हैं। लेट सपोज इस बॉडी ए का जो मास है हमने सपोज कर लिया इट इज m1, और बॉडी बी का हम मास सपोज कर लेते हैं, लेट से द मास ऑफ द बॉडी इज m2। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एक वेट फोर्स एक्ट कर रही होगी बॉडी ए की, जिसको हम नाम दे देते हैं W1, और बॉडी बी की जो वेट फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हमने नाम दे दिया W2। सिमिलरली ये जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स होती है, मैंने पहले भी बताई थी कि इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। सो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अप्लाई हो रही है, सिमिलरली इस स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अप्लाई हो रही है। मैंने जो है वो यहाँ जिस तरह मास में m1 m2 नोट किया, वेट के अंदर w1 और w2 रिप्रेजेंट किया, बट टेंशन में मैंने t1 और t2 रिप्रेजेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स है, जो स्ट्रेचनेस है, वो पूरे स्ट्रिंग के अंदर सेम होगी, बराबर होगी। इसलिए मैंने जो है वो इन दोनों बॉडी स्ट्रिंग के एंड्स पे मैंने T1 और T2 नहीं लिखा है। सो ये मेरी जो है वो कुछ इस तरह की डायग्राम फॉर्म हो रही है, मेरा एक सिस्टम आ गया। अब मैं एक अज्यूम कर लेता हूं कि बॉडी ए और बॉडी में से कौन सी बॉडी हैवी है और कौन सी बॉडी लाइट है। सो लेट से मैंने अज्यूम किया कि मास ऑफ बॉडी 2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी 1। बॉडी बी अगर हैवी है, बॉडी ए जो है वो लाइटर है, तो अब अगर मैं इन दोनों बॉडीज को स्ट्रिंग के साथ इस तरह कनेक्ट करके रिलीज कर दूं तो क्या होगा? एक बॉडी थोड़ी नीचे होगी और दूसरी उससे थोड़ी ऊपर। एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, और एक बॉडी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। कौन सी बॉडी डाउनवर्ड आएगी और कौन सी बॉडी अपवर्ड आएगी? m1 अपवर्ड आएगी और m2 नीचे। बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ हमने अज्यूम किया कि m2 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सपोजिशन थी उसके हिसाब से बॉडी बी विल मूव डाउनवर्ड and body A will move upward. ओके, सो बॉडी ए की जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और बॉडी बी की जो एक्सेलरेशन है इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पर भी मैंने A1 और A2 नहीं लिखा, बिकॉज जितनी
वेलोसिटी से, जितनी एक्सेलरेशन से बॉडी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी ए की भी होगी, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बॉडी ए की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बॉडी बी की एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो ये हमारी यहाँ तक सपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो गई। डायग्राम क्लियर है ये पूरी? हाँ क्लियर है। ओके, सो अब हम जो है वो इस सिस्टम को जो है वो स्टडी करने लगते हैं बारी बारी, जिसके अंदर मेरे पास दो बॉडीज मौजूद हैं। इन दोनों बॉडीज को, मोशन को हम जो है वो बारी बारी स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर बॉडी ए। सबसे पहले हम बॉडी ए की बात करते हैं। तो बॉडी ए के अंदर अगर हम फोर्सेस का एनालिसिस करें, सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, मुझे बताओ कौन कौन सी फोर्सेस हैं? टेंशन फोर्स और उसका वेट। ठीक है, वन इज द टेंशन फोर्स। डायरेक्शन क्या है इसकी? अपवर्ड। टेंशन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। एंड सेकंड इज द weight force, that is W1, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अभी तुमने जैसे मैंने यहाँ सपोजिशन के अंदर लिखा भी था कि बॉडी ए किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी ए जो है वो मूव कर रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस बॉडी ए इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ये बॉडी ए जो है वो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बॉडी के ऊपर जो दो फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन और वेट फोर्स, इन दोनों में से जो है वो टेंशन फोर्स बड़ी है और वेट फोर्स जो है वो स्मॉलर है। सो द टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन W1। ये बात समझ आ गई? हाँ। ओके, सो अब हम जो है वो इस बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं कि नेट फोर्स कितनी लग रही है। नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं, सो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं बड़ी फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर दूंगा। सो इन दिस केस टेंशन इज द ग्रेटर फोर्स एंड वेट इज द स्मॉलर फोर्स। तो मैंने जो है वो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दिया। सो अब मैं जो है वो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस को सब्स्टिट्यूट करूंगा। लाइक फोर्स का फॉर्मूला होता है MA एंड वेट का फॉर्मूला होता है MG। सो मास, हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं तो उस बॉडी का मास M1 है, तो M की जगह मैंने M1 पुट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से वेट जो है वो बॉडी का W1 और मास की जगह भी मैंने यहाँ M1 पुट कर दिया। सो इसी इक्वेशन को अगर हम ये दो चीजें जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें इन द अबव इक्वेशन, सो वी विल गेट M1A इज इक्वल टू टेंशन माइनस M1G। ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन क्लियर है? एक बार रिपीट कर दें। कहाँ से? फोर्सेस को माइनस करने के बाद। ओके, सो ये बात समझ आ गई कि हमारे पास जो है वो टेंशन फोर्स बड़ी है और वेट फोर्स स्मॉलर है, बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। सो नेट फोर्स निकालने का तरीका या नेट फोर्स फाइंड करने का प्रोसेस ये है कि हम लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर देते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है और इस डायरेक्शन के अंदर 2 न्यूटन अप्लाई कर रही है, तो बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन और जो हमारी नेट फोर्स होगी वो बराबर होगी 10 - 2 इक्वल्स टू 8 न्यूटन। क्लियर है अब? हाँ। ओके, सो देन मैंने क्या किया, मैंने जो है वो फोर्स का फॉर्मूला लिखा। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। वेट का फॉर्मूला लिखा मैंने W इज इक्वल्स टू MG। यहाँ हम बॉडी ए की बात करें जिसका मास M1 है, तो मैंने M मास की जगह M1 पुट कर दिया और W की जगह W1 और मास की जगह M1।
सो इस इक्वेशन के अंदर मैंने दो फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर दिए, फोर्स की जगह एम ए, टेंशन की जगह टेंशन, और वेट फोर्स की जगह एज इट इज एम जी पुट कर दिया। अब क्लियर है? हाँ। ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह से अब हम बात करते हैं बॉडी बी की। फॉर बॉडी बी बिल्कुल सेम प्रोसेस हम करेंगे इस बॉडी बी के लिए भी। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? टेंशन फोर्स और वेट। सबसे पहले टेंशन फोर्स। सो टेंशन फोर्स दैट इज टी, और डायरेक्शन क्या है इसकी? अपवर्ड। upward. Similarly, second force is the weight force, W2, and acting downward. तो हमारी सपोजिशन के हिसाब से ये जो बॉडी बी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी बी मूव कर रही है मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है इन दोनों फोर्सेस में से बड़ी फोर्स कौन सी हुई? वेट फोर्स। वेट फोर्स दैट इज W2, जो कि बड़ी होगी टेंशन फोर्स से, W2 ग्रेटर देन टेंशन। अब नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? W2 माइनस टी। W2 माइनस टी, बिल्कुल सही है। सो फोर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा MA, और W के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mg। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉडी बी की, उसका मास है m2, तो मैंने मास की जगह m2 पुट कर दिया। वेट जो हमने डायग्राम में सपोज किया था W2, और यहाँ पर भी मास आ जाएगा W2। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को जो है वो अबव इक्वेशन के अंदर में इंसर्ट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो F नेट की जगह मेरे पास आ गया M2A इज इक्वल टू W2 की जगह M2G माइनस टी। तो ये मेरे पास फाइनली जो है वो एक्सप्रेशन आ गया फॉर द मोशन ऑफ बॉडी बी। क्लियर है ये? हाँ। सो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन बी, और सिमिलरली मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये हो गई मेरी इक्वेशन ए। इक्वेशन ए जो मेरी लिखी हुई है, इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ए। सिमिलरली ये जो दूसरी लिखी हुई है, इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बी। यहां तक क्लियर है सारे स्टेप्स? हाँ क्लियर है। ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास दोनों बॉडीज की जो है वो इक्वेशंस आ गई। अब हम जो है वो नेक्स्ट काम करते हैं, जो हमारा इस उसमें हमारा जो पर्पस था यहाँ पर डेरिवेशन करने का, उस पर चलते हैं। इक्वेशंस को मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। दैट इक्वेशन ए मेरी थी M1A इज इक्वल्स टू टेंशन माइनस M1G, और इक्वेशन बी मेरी थी M2A इज इक्वल्स टू M2G माइनस टी। सो ये दो इक्वेशंस थी। अब हमें एक्चुअली करना क्या है कि उन दोनों बॉडीज के अंदर जो टेंशन है और एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं इन दोनों बॉडी की। सो फॉर एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन ए एंड बी। हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड क्यों किया है। सो अगर मैं ऐड करूं इन दोनों इक्वेशंस को, सो इक्वेशन ए इज M1A इक्वल्स टू T माइनस M1G। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है M2A इज इक्वल्स टू
m2g माइनस टी। देखो जब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं इन बॉडीज की, तो हमारी कोशिश ये है कि हम टी को एलिमिनेट कर दें, टी को जो है वो इन इक्वेशन में से रिमूव कर दें। सो अगर जब मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर टेंशन इज पॉजिटिव और सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो टेंशन है वो नेगेटिव में। तो ये प्लस टी एंड माइनस टी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा हम उसको एज इट इज लिख देंगे। सो हमारी जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m2g माइनस m1g। यहां तक क्लियर है स्टेप्स? टेंशन को कैंसिल करने के बाद वापस से एक दफा रिपीट करना। ठीक है। सो मैंने जो है वो टेंशन को कैंसिल आउट किया। कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया? कैंसिल करने के लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, बिकॉज ऐड करने के बाद मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव टी एंड नेगेटिव टी दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर ऐड करना है। m1a और m2a ये दोनों सिमिलर टर्म्स नहीं है, एक में m1 आ रहा है एक में m2 आ रहा है, तो मैंने एज इट इज इन दोनों को जो है वो प्लस साइन के साथ लिख दिया। इसी तरह से मैंने इसके साथ जो है वो इस तरह प्लस का साइन लगा देता हूँ, दोनों को एज इट इज जो है वो प्लस करके लिख दिया। राइट हैंड साइड पे देखें तो m2g माइनस m1g, इन दोनों को भी हम ऐड नहीं कर सकते, तो इन दोनों को भी मैंने एज इट इज लिख दिया। ये m2g प्लस में था तो यहाँ पर भी प्लस में आ गया, ये m1g माइनस में था तो यहाँ नीचे हमारे पास माइनस में आ गया। क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ठीक है। m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1g। एक्चुअली हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे, और एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में से एक्सेलरेशन कॉमन आ रही है, तो हम जो है वो एक्सेलरेशन को कॉमन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन जब कॉमन आ जाएगी तो यहाँ इक्वेशन में देखो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास m1 और यहाँ रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आ जाएगा m2। लेफ्ट हैंड साइड समझ आई? हाँ ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी हमारे पास g जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो हमने g को कॉमन ले लिया। सो रिमेनिंग पार्ट इज m2 माइनस m1। सो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, सो इस रिमेनिंग पूरे ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करेंगे जो कि एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इस पूरे ब्रैकेट को इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाकर जो है वो डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगी g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए की एक्सेलरेशन निकालनी हो या बॉडी बी की एक्सेलरेशन निकालनी हो, दोनों बॉडीज की जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल सेम होगी। सिर्फ फर्क क्या होगा कि लेट सपोज बॉडी ए की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, तो बॉडी बी की जो एक्सेलरेशन है वो हमारी -5 हो जाएगी। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो इन दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ। ओके। सो नेक्स्ट हाफ जो हमारा पार्ट है इस टॉपिक का, जिसमें हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। जिस तरह हमने पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया, अब हम जो है वो केस 1 के लिए टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन जब मुझे फाइंड करनी थी तो मैंने टेंशन को एलिमिनेट करवाया। बिल्कुल इसी तरह से जब मुझे टेंशन फाइंड आउट करनी है तो मैं एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करवाऊंगा। सो दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ लिखते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी m1a इज इक्वल्स टू t माइनस m1g। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन थी हमारी m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस t। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। टेंशन फाइंड आउट करने का यहाँ मेथड ये है कि वी विल डिवाइड इक्वेशन a एंड b।
ए और बी को जो है वो हम डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। और डिवीजन करने से लेफ्ट हैंड साइड पर देखो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ओके, सो अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया हमारी इस इक्वेशन में उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। m1 अपॉन m2 is equals to t minus m1g over m2g minus t। सो यहां से अब हमें जो है वो टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास टेंशन कैलकुलेट हो। अब इस इक्वेशन के साथ हम क्या करें, यहाँ पे भी हम टेंशन को कैंसिल कर सकते हैं। देखो टेंशन यहाँ पर जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस आ रहा है। टेंशन यहाँ पे क्या कैंसिल आउट नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो सकती है, जिसको अभी हमने यहाँ पे किया भी। टेंशन यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगी। सो इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें m1 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा m2g माइनस टी से। इसी तरह से m2 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंशन माइनस m1g के साथ। क्लियर है ये? हाँ। ओके, सो अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो m1 को मल्टीप्लाई करेंगे m2g से, सो इट विल बिकम m1 m2g एंड माइनस m1 को t से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट m1t इज इक्वल्स टू m2 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा m2t एंड माइनस m2 को m1g से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 m2g। क्लियर है ये मल्टीप्लिकेशन? हाँ। ओके, सो अब हम जो है वो t को सब्जेक्ट बनाते हैं। t को एक तरफ लेकर आते हैं तो ये हमारी जो माइनस वाली टर्म है ये पूरी इक्वेशन के राइट साइड पे लेके चला जाता हूँ और इस टर्म को मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाता हूँ। तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल्स टू m2t प्लस m1t। तो देखो यहाँ पे ये वाली माइनस वाली टर्म इक्वेशन के दूसरी साइड आकर प्लस हो गई और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस वाली टर्म थी वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आकर प्लस हो गई। तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनी इक्वेशन में। सो मैं अपने राइट हैंड साइड में से टेंशन को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। क्लियर है ये? हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास m1 m2g प्लस m1 m2g दोनों सेम टर्म्स हैं। इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज 1 m1 m2g एंड दिस इज ऑल्सो 1 m1 m2g। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 m1 m2g। फाइनली जब हम यहाँ से टेंशन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो ब्रैकेट है इसके साथ वो डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ। सो वी विल गेट टू m1 m2g divided by m1 plus m2। सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग। वैसे स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है तो टेंशन के लिए हमें दोनों बॉडीज के मास रिक्वायर्ड है और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। सो हम जो है वो इन फॉर्मूलाज को एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द बॉडीज इन दोनों को जो है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि बोथ बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली। केस 1 के अंदर ये जो हमने अभी किया है उसमें दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली हैंग करती हैं। और m1 m2 हमने किस तरह अज्यूम किया कि जो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर जिसका मास ज्यादा है वो m2 थी और जिस बॉडी का मास कम है वो m1 है। ओके, तो इसी तरह का अब हमारे पास जो है वो एक केस 2 मौजूद है।
केस 2 और केस 1 के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि दोनों केसेस के अंदर जो बॉडीज हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव कर रही है. सो लेट्स सपोज हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मौजूद है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक पुली जो है वो लाई कर रही है. सो ये हमारे पास आ गई पुली और इस पुली के साथ जो है वो दो बॉडीज है जो कि टाइट की हुई है. फॉर एग्जाम्पल एक ये बॉडी आ गई हमारी जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है और एक ये बॉडी हो गई हमारी जो कि वर्टिकली इस तरह से हैंग कर रही है. सो इन दोनों को हमने जो है वो इस तरह से, इन दोनों बॉडीज को हमने इस तरह फ्रिक्शनलेस पुली के साथ टाइट कर दिया. एक बॉडी हमारी हो जाएगी बॉडी ए और दूसरी बॉडी हमारी हो जाएगी बॉडी बी. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से दिस इज आवर बॉडी ए और दिस इज आवर बॉडी बी. दोनों केसेस के अंदर देखो गौर से डिफरेंस. पहले केस के अंदर दोनों बॉडी जिस तरह वर्टिकली हैंग कर रही थी, जबकि दूसरे केस के अंदर जो है वो एक बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही है और दूसरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाई कर रही है. सो इस डायग्राम के अंदर भी अगर हम फोर्स का एनालिसिस करें, सो वी हैव द मास ऑफ द बॉडी ए अज्यूम कर लेते हैं हम दैट इट इज m1 और बॉडी बी का मास अज्यूम कर लेते हैं इट इज m2. सिमिलरली बॉडी ए का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने उसको कह दिया w1 और बॉडी बी का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे हमने अज्यूम कर लिया w2. सिमिलरली ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन आ गई और यहाँ राइट डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन फोर्स की डायरेक्शन आ गई. एक और फोर्स जो यहाँ पर एडिशनली एक्ट कर रही है क्योंकि हमने इस बॉडी को सरफेस के ऊपर लाई किया है तो सरफेस के और इस बॉडी के दरमियान एक रिएक्शन फोर्स होगी जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय आर. तो ये था इस डायग्राम की तमाम सपोजिशन जो कि अभी हमने यहाँ पे की है. यहाँ तक क्लियर है सब? हाँ ठीक है. सो नेक्स्ट हम जो है वो बॉडी ए और बॉडी बी को बारी बारी एनालाइज करते हैं. सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं फॉर बॉडी ए. बॉडी ए के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उसका एनालिसिस करते हैं. फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए. बॉडी ए के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? वेट फोर्स, रिएक्टेंट फोर्स और टेंशन फोर्स. द वेट फोर्स W1 और इसकी डायरेक्शन भी हम लिख देते हैं इट इज डाउनवर्ड. सिमिलरली सेकंड फोर्स हमने कही टेंशन फोर्स दैट इज T और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? टुवर्ड्स राइट. हाँ टूवर्ड्स राइट या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं राइट वर्ड. एंड फाइनली वी हैव रिएक्शन फोर्स R और उसकी डायरेक्शन हमारे पास आ गई अपवर्ड. सो फर्स्ट केस के अंदर हमने अज्यूम किया था दैट जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और जिस बॉडी का मास कम होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. बट इन दिस केस क्योंकि हमारे पास ये जो सरफेस है ये वाला ये हमारा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहाँ चाहे बॉडी ए का मास ज्यादा हो या बॉडी बी का मास ज्यादा हो, ये जो बॉडी ए है विल मूव राइट. बॉडी ए जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी और बॉडी बी विल मूव डाउन. यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बॉडी ए का मास ज्यादा हो या बॉडी बी का मास ज्यादा हो. ए और बी में वैल्यूज कुछ भी हो, हमेशा इस केस 2 के अंदर बॉडी बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगी जबकि बॉडी ए जो है वो राइट डायरेक्शन में या टेंशन फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, चाहे दोनों बॉडीज के मासेस जो है वो जिस किसी का भी कम हो या किसी का भी ज्यादा हो. क्लियर है यहाँ तक?
हाँ। ओके, सो अब हम बात करते हैं, जो अभी हमने यहाँ सपोजिशन ली फोर्सेस का एनालिसिस करने के बाद, कि बॉडी ए इज मूविंग राइट, ए इज मूविंग राइट, जब राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर हम इन बाकी दो फोर्सेस को देखें, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये बॉडी ए ना तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना तो वेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स है ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर क्यों है? बिकॉज अगर रिएक्शन फोर्स ज्यादा होती तो बॉडी ए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती, अगर वेट फोर्स ज्यादा होती तो बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करती। यहाँ बॉडी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करी, जिसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है ये बात? हाँ। ठीक है, सो रिमेनिंग जो हमारे पास से फोर्स बच गई, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स। सो द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जस्ट टेंशन, और नेट फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं, सो इन दिस फॉर्मूला एम ए इज इक्वल्स टू टेंशन, और बॉडी ए की बात हो रही है तो हमने इसको मास m1 नाम दे दिया। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, दैट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ए। क्लियर है यहाँ सारे स्टेप्स? हाँ, क्लियर है। सो अब हम जो है वो बात करते हैं बॉडी बी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, और उसका फिर जो है वो हम एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। सो फॉर बॉडी बी, के ऊपर फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और टेंशन फोर्स अपवर्ड। वेट W2 acting downward and tension force T acting upward, और बॉडी भी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? डाउनवर्ड्स। बॉडी भी मूव कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इट्स मीन कौन सी फोर्स बढ़ी हुई? वेट फोर्स। वेट फोर्स W2 इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स। सो अगर हम नेट फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू W2 माइनस T। W2 माइनस T। इसी तरह से फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma, एंड W का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो m1 हो जाए, सॉरी m2 हो जाएगा, W2 एंड दिस m2, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी विल गेट m2a इज इक्वल टू m2g माइनस t। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई फॉर द मोशन ऑफ बॉडी बी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है, तो उसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ए एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बी। सो अब हम जो है वो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद फिर हम जो है वो इन दोनों बॉडीज के अंदर जो, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स मौजूद होगी उसको फाइंड करेंगे। सो अगर हम अपनी इक्वेशन ए को लिखें, यहाँ पर इक्वेशन हमारी ए थी m1a इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, और इक्वेशन बी हमारी थी m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस टी। और अब हम फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन। केस नंबर 1 के अंदर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या किया था? टेंशन फोर्स को कैंसिल कर दिया था।
टेंशन फोर्स को कैंसल आउट करवाया था, और कैंसल आउट करने के लिए हमने उन दोनों इक्वेशंस ए और बी को ऐड कर दिया था। ऐड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करवा दिया था। तो हम यहाँ पर भी जो है वो ऐड करवाते हैं ताकि टेंशन फोर्स जो है वो उस इक्वेशन में से एलिमिनेट हो जाए। सो वी विल गेट M1A इज इक्वल्स टू T and M2A is equal to M2G minus T। सो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव T एंड नेगेटिव T ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M2G। ये मेरे पास जो है वो एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, सो अब यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें? लेफ्ट साइड पे ए को मतलब कॉमन ले लें क्योंकि दोनों दफा ए आ रहा है। ए हमने जो है वो कॉमन ले लिया। वी विल हैव M1 प्लस M2 रिमेनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई सब सॉल्यूशन या कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। सो ए फाइंड करने के लिए हम इस पूरे ब्रैकेट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। सो हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगी इन द सेकंड केस ऑफ मोशन, दैट इज M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई फॉर बॉडी ए एंड बॉडी बी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, सो अब हमें कैलकुलेट करनी है टेंशन कि इस केस के अंदर जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो कितनी होगी। सो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था? एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट कर दिया था। एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट किया था, और केस 1 के अंदर हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया था, इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी। यहाँ हम जो है वो इक्वेशन को डिवाइड नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? बिकॉज वहाँ हमारा डिवाइड करने का मकसद ये था कि हम टेंशन को सब्जेक्ट बना सकें, एक तरफ लेकर आ सकें टेंशन को। बट यहाँ अगर हम अपनी इक्वेशन ए को देखें तो टेंशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है कि टेंशन इज इक्वल्स टू M1A। ये हमारी वो इक्वेशन ए थी जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई भी करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम ही आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। तो हमने जो है वो डायरेक्ट ये कर दिया कि हम यही वाला फॉर्मूला यूज करें जिसमें टेंशन ऑलरेडी यहाँ पर सब्जेक्ट बनी हुई है। बट टेंशन के फॉर्मूले में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। और एक्सेलरेशन के लिए जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, तो उस फॉर्मूले को देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू में यहाँ से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ए की जगह यहाँ जो ए आ रहा है, ए की जगह ये ए की वैल्यू आ जाएगी M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दें तो इस केस के लिए हमारे पास टेंशन इक्वल हो जाएगी M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर द टेंशन ऑफ द बॉडीज, जो कि आपस में इस सेकंड केस के अकॉर्डिंगली इस तरह से कनेक्टेड है। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ। ओके, सो इसको न्यूमेरिकल में किस तरह यूज करना है, मैं बुक से क्वेश्चन बताता हूँ, तो तुम अपने पास उस क्वेश्चन को ओपन कर लो। पेज नंबर 83 एंड क्वेश्चन नंबर 3.7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3.7 खोल लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को रीड करो और रीड करके मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर केस 1 की बात हो रही है या केस 2 की बात हो रही है।
केस 1 की। केस 1 कैसे पता चला? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of the string which passes over a frictionless pulley। और यहाँ पे लिखा है कि एक ना डाउनवर्ड्स मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव करी और एक वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 3.7 की मैं बात कर रहा हूँ। और 3.7 में देखो यहाँ लिखा हुआ है 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल और 24 न्यूटन मास इज मूविंग, 24 किलोग्राम मास इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक बॉडी है जिसका मास 26 किलोग्राम है, ये 26 किलोग्राम वाली बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और दूसरी जो बॉडी है वो 24 किलोग्राम की है, और ये 24 किलोग्राम की बॉडी जो है वो वर्टिकल है। ठीक है, मेरे यहाँ तो अपवर्ड जा रहा है, मतलब अपवर्ड लिखा हुआ है। अपवर्ड लिखा हुआ है पेज नंबर 83 पे। कौन सी प्रॉब्लम खोली है? 3.7। 3.7। मैं तुम्हें शॉर्ट इसका सेंड कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज मूविंग एक बॉडी। अच्छा सिंपल कर देते हैं इसको, बल छोड़ दो बुक के क्वेश्चन को, सिंपल कर देते हैं। केस 1 को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये कि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि दोनों बॉडीज इस तरह से वर्टिकली हैंग कर रही होंगी, M1 और M2 दोनों ये वर्टिकल हैंग कर रही होंगी। और केस 2 में ये होगा कि एक बॉडी वर्टिकली हैंग करेगी और दूसरी बॉडी जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर लाई करी होगी। सो यहाँ लेट सपोज एक बॉडी 26 किलोग्राम की हॉरिजॉन्टल टेबल पर है और 24 किलोग्राम की बॉडी जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही है। सो हमारी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो बॉडी हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाई कर रही है उसका मास क्या अज्यूम किया था हमने? M1। M1। और जो बॉडी हैंग कर रही थी उसका मास हमने अज्यूम किया था M2। तो हमारी जो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाई कर रही है इट इज M1, और ये जो वर्टिकल हैंग कर रही है इट इज इक्वल टू M2। M1 M2 हमारे पास आ गए एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केस के अंदर हमें दोनों बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और इनके अंदर हमें टेंशन कैलकुलेट करके बतानी है कि जिस स्ट्रिंग से ये दोनों स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। सो अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये रहा मेरा एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला, दैट इज m2g ओवर m1 प्लस m2। सवाल अब क्लियर है? हाँ। ओके, सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराओ। M2 24। ठीक है, G 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ लिखा हुआ है 4.8? जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, M1 और M2 को यहाँ पे ऐड करना है तो M1 की जगह आ जाएगा 26 प्लस M2 की जगह आ जाएगा 24। तो सब हम उसको सिंप्लीफाई करें तो 24 इंटू 10 इज 240 एंड 26 प्लस 24 विल बी इक्वल टू 50। तो इसका आंसर मुझे बताओ। 0.96। 0.96 कैसे आ रहा है? क्या कर रही हो? 240 डिवाइडेड बाय 50। सो 240 को जब हम डिवाइड करेंगे 50 से तो वी विल गेट 4.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन आ जाएगी।
इसी तरह से अगर हम टेंशन कैलकुलेट करें तो ये रहा हमारे पास टेंशन के लिए फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाओ। न्यूमरेटर में आएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10 ठीक है, और डिनोमिनेटर में 26 प्लस 24। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। 26 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 to 40। 6 to 40, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 50। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करो तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वन टू 4.8। सो ये हमारे पास टेंशन आ गई, दैट इज 124.8 न्यूटन। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की, वो इक्वल आई 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने टेंशन कैलकुलेट की जो कि आई 124.8 न्यूटन। इस तरह से हम जो है वो, अगर हमें पता हो कि बॉडीज किस तरह से हैंग कर रही हैं, तो उसी केस के हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों केसेस के लिए इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके, सो वहीं इसी पेज पर जो है वो प्रॉब्लम नंबर 3.6 मौजूद है, और प्रॉब्लम नंबर 3.6 सॉल्व करना।